पहला प्रश्न है, रेलवे ईयर बुक 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई क्या है? तो क्या आंसर होगा? 67,956। कैसे याद करेंगे? 67,956। सड़सठ 956 रेलवे ईयर बुक 2019-20 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का कुल रूट लंबाई कितना है? 67,956 था। यह दुनिया की सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य ग्राम एक ओडिसी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य ग्राम एक ओडिसी नृत्य संस्थान स्थित है ना? ओडिसी नृत्य संस्थान स्थित है केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? नृत्य ग्राम एक ओडिसी नृत्य संस्थान स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। कर्नाटक नृत्य ग्राम भारत का पहला आवासीय नृत्य गुरुकुल है। हाँ, आवासीय नृत्य गुरुकुल है। नृत्य ग्राम की जो स्थापना हुआ है 1990 में प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, नाम याद रखना होगा, प्रोतिमा वेदी, है ना? प्रोतिमा वेदी ने की थी। यह बेंगलुरु के कर्नाटक के पास हेसरघट्टा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हेसरघट्टा में स्थित है। ओडिसी नृत्य का मुख्य संस्थान होने के बावजूद यह ओडिशा में ना होकर कर्नाटक में है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह ओडिशा में नहीं है। अगर ऑप्शन ओडिशा में होता तो लगता कि आंसर यही है, लेकिन ये नृत्य ग्राम जो है संस्थान कहाँ है? नृत्य ग्राम संस्थान कर्नाटक में है, पहला जवाब। दूसरा है कि कर्नाटक में किस स्थान पर है? तो कहेंगे कि कर्नाटक में हेसरघट्टा के पास है। कहाँ है? हेसरघट्टा। कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु के पास है हेसरघट्टा, है ना? इसकी स्थापना, नृत्य ग्राम की स्थापना कब हुआ है? तो 1990 में हुआ है। और ये ओडिशा में न होकर के इसकी स्थापना कहाँ किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। केरल, यह राज्य के मुख्य रूप से कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे प्रसिद्ध शैलियों और कला मंडलम संस्थान के लिए जाना जाता है। याद रखेगा, केरल कला मंडलम। अभी जो पूछा है नृत्य ग्राम संस्थान, यदि प्रश्न पूछा तो ये भी पूछ सकता है कि कला मंडलम संस्थान किस राज्य में है ना? तो कला मंडलम संस्थान केरल में स्थित है। और दूसरी बात है कि केरल में जो मुख्य रूप से कथकली और मोहिनीअट्टम जैसी यहाँ पर नृत्य प्रसिद्ध रूप से होते हैं। और राज्य, साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे आगे, तमिलनाडु, एक यह भारतनाट्यम और प्रसिद्ध कला क्षेत्र फाउंडेशन चेन्नई के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु किस लिए प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम, है ना, शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध कला क्षेत्र फाउंडेशन, प्रसिद्ध कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ है? तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में, है ना? इसलिए ये प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है प्रसिद्ध कला क्षेत्र फाउंडेशन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ है? तो कहेंगे चेन्नई में है। महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा, लावनी और तमाशा लोक नृत्य मुख्य रूप से लोकप्रिय है। कहाँ बाबू? महाराष्ट्र में लावनी और तमाशा। तो ये चीज़ें जो है कि प्रश्न में
अतिरिक्त जानकारी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 2002 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार, जिसको पद्म विभूषण कहते हैं, पहले स्थान पर क्या होता है? भारत रत्न। दूसरे स्थान पर क्या होता है? पद्म विभूषण। और तीसरे स्थान पर पद्म भूषण, है ना। तो सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के वाद्य यंत्र वादक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? उस्ताद जाकिर हुसैन। आंसर क्या होगा? उस्ताद जाकिर हुसैन। ये सबसे कम उम्र के, है ना, सबसे कम उम्र के। और इन्हें 2000, याद रखिएगा, 2002 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म भूषण, तीसरा नागरिक सम्मान पुरस्कार। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन को वर्ष 2002 में मात्र 51 वर्ष की आयु में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उस समय इनकी आयु जो है 51 ईयर के थे, है ना। 2002 में दिया गया, जिससे वे इस श्रेणी में यह सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के वादक हैं। और पूछा जाता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है ना, जाकिर हुसैन तबला वादक है। इन्हें 1988 में पद्मश्री भी मिला, बाद में 2023 में पद्म विभूषण भी मिला। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में जो है 2002 के डेटा याद रखना होगा, 1998 का डेटा याद रखना हो, 88 का होगा, उसके बाद 2023 ये 3 डेटा में ध्यान देना होगा। और जाकिर हुसैन तबला वादक, यहाँ पर क्या मिला है? पद्म, है ना, पद्म भूषण यहाँ पर मिला है पद्म भूषण। यहाँ मिला क्या? पद्मश्री। यहाँ क्या मिला? पद्मश्री। यहाँ क्या मिला? पद्म विभूषण। और जो मिला विभूषण, ये जो दिया गया 51 वर्ष के आयु में, है ना, 51 वर्ष की आयु। उस समय पूछा जा सकता है कि कितने वर्ष की आयु इनकी, यानी जाकिर हुसैन के कितने वर्ष के थे तब दिया गया था? 51 वर्ष के, ठीक है। और सबसे कम उम्र में दिया गया पद्म भूषण। 2002 में 98 में दिया गया पद्मश्री, 23 में दिया गया पद्म विभूषण। 23 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण। 23 में क्या दिया गया? पद्म विभूषण दिया गया। अब हम रविशंकर के बारे में देखते हैं। तो ये महान सितार वादक है ना, सितार वादक है रविशंकर, जिन्हें 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। तो ये भी याद रखना है कि पंडित रविशंकर को 1999 में, पंडित रविशंकर को 1999 में क्या दिया गया? भारत रत्न, है ना, जो पहला क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया 1999। किनको दिया गया? पंडित रविशंकर किस मतलब किस वादक से संबंधित है? तो सितार वादक, है ना। और जाकिर हुसैन तबला वादक, जाकिर हुसैन तबला वादक। आगे देखेंगे कि पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी एक किराना घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक है। किराना घराने, यहाँ से पूछा जा सकता है ना। पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? तो किराने घराने से संबंधित है।
शास्त्रीय गायक हिंदुस्तानी संगीत थे। इनकी जो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हिंदुस्तानी संगीत, जिन्हें 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो पंडित भीमसेन को दिया गया 2009 में, 2009 में दिया गया भारत रत्न, भारत रत्न क्या दिया गया, भारत रत्न। अब पंडित रविशंकर को दिया गया 1999 में भारत रत्न। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, जिन्हें 2001 में भारतीय रत्न दिया गया। इन्हें कब दिया गया, 2001 में भारत रत्न। तो एक बार रिकॉल कर लो। चलो 2009 में किन्हें भारत रत्न दिया गया, भीमसेन जोशी को। बताओ कि 2001 में किनको दिया गया, 2000 नहीं 1999 में किसको दिया गया, रविशंकर को दिया गया। तो ये चीजें है यहाँ से। और इनको 3 बार पुरस्कार दिया गया। 2002 में पद्म भूषण दिया गया, पद्म भूषण दिया गया, 1988 में पद्मश्री दिया गया, 23 में पद्म विभूषण दिया गया, महज 53 वर्ष की आयु। आगे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से किस धारा में निर्वाह भत्ता से संबंधित है, किस धारा में निर्वाह भत्ता से संबंधित है, सब्सिस्टेंस अलाउंस है ना, से संबंधित है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 निम्नलिखित में से है ना किस धारा में निर्वाह भत्ता से संबंधित है। तो भत्ता हो जाएगा 4 नहीं 5, क्या है, धारा 5 में क्या है, इस बात की चर्चा है ना, मुस्लिम महिला। धारा 5 क्या कहता है, इस अधिनियम में, जिसे आमतौर पर 3 तलाक कानून भी कहते हैं, है ना, धारा 5 को क्या कहा जाता है, 3 तलाक कानून। धारा 5 के तहत यह विवाहित मुस्लिम महिला जिस पर दाम्पत्य जीवन, क्या बोलेंगे, दाम्पत्य जीवन के दौरान अवैध रूप से तलाक के विदत, अवैध रूप से तलाक के विदत थोपा गया हो, वह अपने और अपने आश्रित बच्चों के लिए पति से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। हाँ, यहाँ पर हकदार है निर्वाह भत्ता प्राप्त करने का अधिकार। क्या है बाबू, धारा 6 क्या कहता है, यह धारा नाबालिग बच्चों की कस्टडी यानी अभिरक्षा के अधिकार से संबंधित है। धारा 6 क्या कहता है बाबू, किसको अधिकार देता है, नाबालिग बच्चों को कस्टडी यानी अभिरक्षा के अधिकार का से संबंधित है धारा 6। धारा 7 कहता है यह अपराधों की संज्ञता और जमानत के प्रावधानों को स्पष्ट करती है। धारा 4 क्या कहता है, यह कानून का उल्लंघन करने पर, तलाक देने पर, उल्लंघन करने पर अर्थात तलाक देने पर पति के लिए 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान करती है। धारा 4 कहता है। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है,
किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है? तो क्या बताएंगे? भारत सरकार के कार्य संचालन से। किससे संबंधित है? भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। आर्टिकल 77 स्पष्ट करता है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएगी। ये क्या कहता है बाबू? भारत सरकार के कार्य संचालन जो आर्टिकल 77 यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार की सभी कार्यपालिका कार्यवाही है ना, एग्जीक्यूटिव एक्शन राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएगी। करेगा कोई और, लेकिन माना जाएगा कौन? कि राष्ट्रपति के नाम से हुई है ना। कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम से हुई मानी जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुचारू रूप से करने और मंत्रियों में उनके आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। मंत्रियों में उनके आवंटन के नियम बनाएंगे और भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुचारू रूप से करने का कार्य राष्ट्रपति को बताया गया है। भारत सरकार के कार्य संचालन अधिनियम यहाँ पर है। उपराष्ट्रपति के पद की अवधि यह संविधान के अनुच्छेद 67 के अंतर्गत आती है, यानी पद के बारे में बोलता है 67 है ना। उपराष्ट्रपति के पद किस आर्टिकल में बताया गया है? 67 में बताया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के एक उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान, सॉरी पद की अवधि है इस, ये क्या है? पद की अवधि कि कितने समय तक इसकी इनको रखा जाएगा है ना, ये पद की अवधि बताता है। भारत के एक उपराष्ट्रपति होने का प्रावधान अनुच्छेद 63 में, एक अनुच्छेद 63 में, अर्थात पद का प्रावधान 63 में। अब पद की अवधि का प्रावधान का है 67 में। उसके बाद है उपराष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ 69 में है। 69 में क्या है? पद की शपथ है। 67 में क्या है? तो पद की अवधि है। 63 में क्या है? 67 में क्या बताया गया है? हाँ, 63 में पद बताया गया है। राष्ट्रपति के भारत के एक राष्ट्रपति होने का प्रावधान यानी पद होगा। अब पद की शपथ 69। चलो, पद के शपथ, पद के प्रावधान और पद के अवधि। उसके बाद है कि भारत सरकार के कार्य संचालन आर्टिकल 77 से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि की प्रणाली तैयार की थी? तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड वेलेस्ली है ना। सहायक संधि की प्रणाली कौन तैयार किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इन्होंने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए है ना, विस्तार करना, फैलाने के लिए सहायक संधि को नीति तैयार की थी। इसके तहत भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। इसके तहत भारतीय राजाओं को, जो भारत में उस समय राजा हुआ करते थे, अपने राज्यों में ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी। हैदराबाद का निजाम इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक बना था। पहला शासक क्या नाम है बाबू? निजाम है। हैदराबाद का निजाम जो बना था वो पहला शासक बना था। किस चीज पर हस्ताक्षर करने के लिए? सहायक संधि पर। आगे है लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय बने। भारत के पहले वायसराय बने और 1857 के विद्रोह के समय यही क्या थे?
जो गवर्नर जनरल थे। इसके कार्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है ना। इसी के काल में जैसे 58 में क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ब्रिटिश के जो शासन है ना, ईस्ट इंडिया के शासन समाप्त हो जाता है। किसके हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। आगे है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इन्होंने इन्हें भारत में सामाजिक सुधारों जैसे विलियम बेंटिंग जैसे 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत के लिए जाना जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड डलहौजी इन्होंने व्यापकता का सिद्धांत और हड़प नीति तैयार किया। इसके तहत सतारा, झांसी, अवध जैसे राज्यों को साम्राज्य में मिलाया। नेक्स्ट है संविधान। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान पर रोक लगा सकता है। यानी कि धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगा सकता है कोई भी धार्मिक, कहाँ पर, शैक्षिक संस्थानों में जहाँ पर बच्चों को स्टडी कराया जाता है, वहाँ पर कौन सा आर्टिकल जो है वो धार्मिक शिक्षा प्रदान पर रोक लगाता है। तो आर्टिकल क्या बताना होगा, 28 करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का, है ना। ये रोक करता है, ये रोक लगाता है। नेक्स्ट, यह 29 क्या कहता है, यह अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है। 29 यह अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण से संबंधित है, जो नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है ना। जो जिसका भाषा है वो अपना बनाए रखेगा, वो अधिकार देता है। और अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण करता है 29। 28 कहता है कि पूरी तरह से राजनिधि यानी सरकारी धन से संचालित होने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 30 कहता है यह शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करता है। 30 क्या करता है, यह शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए और प्रशासन मतलब उसको चलाने के लिए अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करता है। यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 31 यह मूल रूप से संपत्ति के अधिकार था, है ना, जो कि हटा दिया गया है। ये रूल्स को हटा दिया गया है, संपत्ति के अधिकार था 31 में, जिससे 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978, 1778 नहीं 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है 1978। चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबू आने लगता है। वसा और तेल ऑक्सीकृत होते हैं, वे बासी हो जाते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स के थैले में नाइट्रोजन से भर देते हैं ताकि चिप्स बासी ना हो। तो ये बात तो सही है कि नाइट्रोजन भरे जाते हैं ताकि बासी ना हो, ताजा रहे। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है ताकि ऑक्सीकरण कम हो और सुरक्षित बच जाए, भोजन सुरक्षित बचे। तो बचने की बात करता है तो सही है। और वसा और तेल ऑक्सीकृत होते इसलिए बासी हो जाते हैं, ये तो बात सही है। कहा है कि कथन गलत कौन है, ये तेल और वसा के समय के साथ कम हो जाते हैं, ये गलत बात है। ये अधिक हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या आने लगता है, बदबू। तो यहाँ अधिक हो जाते हैं जो कि कम दिया है।
तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, गलत बात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत बात। बाकी ने तीनों स्टेटमेंट सही है। कोई भी फॉर्मेट में क्वेश्चन फिर दोबारा क्वेश्चन बनाएगा तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी फॉर्मेट में बना सकता है। आगे देखा जाए, वाह, इस तरह से रहा तो बहुत फायदा होगा, है ना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित की गई थी? अभी कुछ देर पहले बता रहे थे, है ना, भारत सरकार अधिनियम। यहाँ क्या हुआ था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत सरकार के भारत पर शासन करने की जो शक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन हस्तांतरित हो गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। यहाँ पर देखेंगे कि चार्टर अधिनियम 1833 क्या कहता है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यही है 1833। इसमें क्या किया गया, जो बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल के, वो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो कई बार प्रश्न पूछते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के पहले, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले बने भारत के गवर्नर जनरल, और अपने ही और कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। व्यापारिक अधिकार क्या हो गया था, कंपनी की जो व्यापारिक अधिकार था वो समाप्त हो गया था 33 के तहत। नियमनकारी अधिनियम 73 ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम था। 73 वो पहला कदम था। इसके तहत बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। क्यों? क्योंकि ये क्या, किसको नियंत्रित करना था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था। समझ में आ रहा है? 73 में क्या करना था बाबू, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था, नियमित और नियंत्रित करना था। इसलिए ये देखो नियमनकारी अधिनियम 1773 लाया गया। और पहला गवर्नर जनरल, बंगाल में एक गवर्नर जनरल का पद होगा, इस चीज में बताया गया। उसके बाद है पिट्स इंडिया अधिनियम 84, 1784। इसमें कहा गया कि इसने कंपनी के व्यवसायिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया तथा नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना होता है 1784 में। पिट्स इंडिया एक पीट कर करके अलग बोर्ड बना दिया गया, है ना, पिट्स इंडिया। हालांकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारत सरकार अधिनियम 58, जो कि आंसर हमारा हो रहा था। 1857 की क्रांति के बाद पारित इस अधिनियम ने भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल जो था पद, उसको अब वायसराय के नाम से चेंज कर दिया गया, है ना। भारत में उत्तरी गर्मी में उत्तरी भारत में बहने वाली स्थानीय गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? लू हो जाएगा, है ना। उत्तरी भारत में जब गर्मियों में जो स्थानीय हवा चलती है उसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं, है ना, लू कहते हैं। अब हम हर एक ऑप्शन को देखेंगे। मई जून के महीनों में उत्तर और उत्तरी पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान के मैदानी भागों में चलने वाले अत्यंत गर्म और शुष्क दमनकारी हवा होती है, जिसको हम लू कहते हैं। दमन करता है यानी कि बहुत ज्यादा शुष्क होता है ना। चिनुक
चिनूक यह उत्तरी अमेरिका की रॉक पर्वत के पूर्वी ढलानों पर चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। ये भी शुष्क है और स्थानीय पवन है, लेकिन भारत उत्तरी भारत में नहीं, ये हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत है ना के पूर्वी ढाल पर, उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर जो चलता है, बहता है गर्म हवा, उसको चिनुक कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनुक या शुष्क स्थानीय हवा चिनुक कहते हैं, जिसे हिमभक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमभक्षी, क्योंकि हिम को पिघलाता है, यानी बर्फ को क्या करता है? पिघलाता है, इसलिए एटर कहते हैं, स्नो एटर कहते हैं। आम की बारिश, यह मानसून से पहले, प्री मानसून यानी मानसून से पहले केरल और कर्नाटक तटीय इलाकों में बहने वाली वर्षा है। आम की बारिश जो आम की फसल को जल्दी पकाने में मदद करता है, जो एक खास करके केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में ये बहती है मानसून से पहले, जिससे आम की फसलें को पकाने में मदद करता है, इसको कहेंगे आम की बारिश। पुरगा, यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली अत्यधिक ठंडी बर्फीली तीव्र हवा है। जो पुरगा है ना, वो साइबेरियाई, रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में बहती है। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र में चलने वाली अत्यधिक ठंडी है ना, पुरगा एकदम अत्यधिक क्या है? ठंडी हवा है। जबकि लू और चिनुक देख रहे थे, वो गर्म हवा है ना, गर्म हवा है, अत्यधिक ठंडी और बर्फीली तीव्र हवा है। ये बर्फीली हवा है, यानी कि पूरी ठंडी हवा, पुरगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? किस देश ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? तो क्या आंसर होगा? भारत। भारत ने पहली पुरुष एशियाई हॉकी पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी किसने जीता है? भारत। 2011 में आयोजित पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब भारत के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता है। तो 2011 भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान को हराकर जीता है। पाकिस्तान को हरा करके क्या किया गया बाबू? जीता गया है। अन्य देश, पाकिस्तान ने इसे 2012 में पहली बार जीता था। 11 में भारत जीता, 12 में पाकिस्तान जीता था। जापान और चीन भी इस टूर्नामेंट के नियमित प्रतिभागी रहे, लेकिन प्रथम संस्करण की विजेता भारत। कौन था? भारत। और 2011 में आयोजित हुआ था, भारत जीता था। किसे हरा करके? पाकिस्तान के हरा करके भारत जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा सीधा श्रृंखला एल्काइल कार्बोक्सिल अम्ल है ना, कार्बोक्सिलिक क्या है? अम्ल है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2, ऐसे बनाएंगे इसको। 3 गो हो गया, फिर C हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, C हो जाएगा, 4 गो हो गया, 1 2, बॉन्ड इक्वल होना चाहिए। तो H H H H हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 4 बंधन बन गया, 2 गो उधर। कहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है CHO, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं।
ऐसे तो ठीक है, संरचना बना दो। अब इसमें कार्बन के गो हैं 1 2 3 4, चार कार्बन को क्या कहेंगे? मेथ एथ प्रोप ब्यूट। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्यूट्रिक अम्ल होगा। क्या होगा? ब्यूट्रिक अम्ल। क्या होगा? ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा। ये एल्काइल ग्रुप का है, एल्काइल कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ब्यूटिल अम्ल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटिल अम्ल बोलेंगे। इसमें कुल 4 कार्बन होते हैं, है ना। इसका सामान्य नाम हो जाएगा ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल कहा जाता है। अगर आईपीएसी नेम कहेंगे ना तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? ये तो साधारण नाम है, एक तरह से सामान्य नाम है। ब्यूट्रिक अम्ल जो है ना सामान्य नाम है, इसको हम आईपीएसी नेम कहेंगे तो क्या कहेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्यूटेनोइक अम्ल। यह मुख्य रूप से बासी मक्खन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बासी मक्खन में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल देखेंगे कि मेथेनोइक अम्ल क्या है? CHOOH, ये है मेथेनोइक अम्ल। इसको हम क्या कहेंगे? फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। इसमें केवल एक कार्बन होता है। कितने कार्बन होता है? एक कार्बन होता है। चींटी के डंक में क्या मिलता है? मेथेनोइक अम्ल ही मिलता है। क्या मिलता है? मेथेनोइक अम्ल मिलता है। और प्रोपियोनिक अम्ल देखेंगे तो इसमें 3 कार्बन होगा, 1 2 3, इसमें 3 कार्बन होगा, इसे प्रोपेनोइक अम्ल कहते हैं। और इसमें कार्बन की परमाणु कितना होता है? कार्बन परमाणु की संख्या कितना होता है? 3 होता है। और ब्यूट्रिक अम्ल में, जिसको ब्यूटेनोइक अम्ल कहते हैं, इसमें 4 कार्बन होता है। प्रोपेनोइक अम्ल में क्या होगा? प्रोपेनोइक अम्ल में तीन कार्बन की संख्या होंगे। आगे एथेनोइक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल कहा जाता है। और इसमें कार्बन की संख्या 2 होती है। इसे सिरके के मुख्य घटक है। एथेनोइक अम्ल सिरके के क्या है? मुख्य घटक है। एथेनोइक अम्ल, इसमें कार्बन की संख्या कितने होते हैं? 2। तो इस तरह से प्रश्न का बाकी जो ऑप्शन है उसका भी क्लियर हो रहा है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित था। तो नहीं, निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित नहीं था। पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित था। नहीं, औद्योगिक केंद्र पर भी था, मतलब स्पेशल तृतीय क्षेत्र पर नहीं था, द्वितीय क्षेत्र पर भी था, ऐसा है। और फिर प्राथमिक क्षेत्र पर भी था। यहाँ पर है लेकिन ज्यादा था, हमेशा कह दिया ना, ज्यादा तृतीय क्षेत्र पर था लेकिन हमेशा करा, इसलिए गलत होगा। आगे, पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति थी। तो दीर्घ यही सही होगा। इस प्रश्न का क्या सही होगा कि पंचवर्षीय योजना अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक, है ना, दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति थी, है ना, दीर्घकालिक। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य ही सरकार द्वारा संसाधनों के आवंटन और विकास के लक्ष्यों को तय करने के लिए दीर्घकालिक यानी 5 वर्ष या अधिक, क्या बोलेंगे? दीर्घकालिक 5 वर्ष या अधिक हस्तक्षेप और नियंत्रण सुनिश्चित करना था, इसका उद्देश्य था। उसके बाद है कथन, ये गलत क्यों है? शुरुआती पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर और राजकीय नियंत्रण पर केंद्रित थी, न कि निजी हस्तक्षेप पर। शुरुआती बोल रहा था, ये हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया है। हमेशा तृतीय क्षेत्रफल, हमेशा तृतीय क्षेत्रफल, तृतीय क्षेत्र पर केंद्रित था।
बी में कह रहा है कि अलग अलग योजनाओं, विभिन्न योजनाओं कृषि पर, दूसरी भारी उद्योग पर भी क्या रहा था, केंद्रित रहा था। ये मतलब द्वितीय क्षेत्र पर भी क्या रहा है, केंद्रित रहा है मुख्य रूप से। उसके बाद है कि न कि निजी हस्तक्षेप, पब्लिक सेक्टर पर भी क्या रहा है बाबू, केंद्रित रहा है ना। मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र और राजकीय नियंत्रण पर केंद्रित रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कह दिया था, निजी क्षेत्र, इसलिए गलत हो गया था। उसके बाद है द्वितीय कथन है, खाली बोल दिया हमेशा, हमेशा प्राथमिक तृतीय क्षेत्र तो नहीं, द्वितीय क्षेत्र पर भी क्या था, द्वितीय क्षेत्र पर भी द्वितीय क्षेत्र यानी कि ये क्या है, द्वितीय क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित है यहाँ पर। आगे है कथन डी, कहता है कि समाजवाद से प्रेरित होने के कारण प्रारंभिक योजनाएं बाजार उन्मुख ओरिएंटेड है ना, मार्केट ओरिएंटेड न होकर राज निर्देशित और कल्याणकारी थी। तो ये चीज क्या है, गलत है। समाजवाद से प्रेरित होकर वहां पर क्या गलत था, एक बार देख लिया जाए क्या ऑप्शन था। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना हमेशा बाजार उन्मूलन गतिविधियों पर जोर देती थी, हमेशा जोर देती थी। इस चीज को देख लो कि समाजवाद से प्रेरित होने के कारण प्रारंभिक योजनाएं बाजार उन्मुख न होकर लेकिन ये हमेशा यही चीज पर जोर दे रहा है, इसलिए क्या है, गलत है ना। बाजार उन्मुख पर ना होकर के राज्य निर्देशित और कल्याणकारी थी। क्या थे, राज्य निर्देशित और कल्याणकारी थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। कौन से वस्तु को आर्थिक परिवर्तन की, आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्या, मध्यवर्ती मध्यवर्ती वस्तुएं, क्या इंटरमीडिएट गुड्स, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और अधिक परिवर्तन की जरूरत है। तो कहेंगे मध्यवर्ती वस्तुएं को और अधिक आर्थिक मतलब और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है, बताएंगे कि ये वे वस्तुएं होती है जो उत्पादन की सीमा रेखा के भीतर होती है और अंतिम उत्पाद यानी तैयार माल बनने के लिए इनके कच्चे माल या मूल्य संवर्धन के रूप में और अधिक आर्थिक संवर्धन के रूप में और अधिक आर्थिक या विनिर्माण परिवर्तन की आवश्यकता होती है। जिससे स्टील या सूती धागा, ये सब क्या है, वस्तु जो है, कहने का मतलब है कि कच्चा माल हो और विनिर्माण परिवर्तन की आवश्यकता और अधिक आर्थिक, यानी इसमें अर्थ की जरूरत और होता है। क्या लिखा है, अधिक आर्थिक या विनियम परिवर्तन की आवश्यकता होती है मध्यवर्ती वस्तुएं में। सबसे टिकाऊ वस्तुएं क्या होती है, ये अंतिम वस्तुएं होती है जो सीधे उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती है, जैसे टीवी, कार, ये सब टिकाऊ वस्तुएं हो गए। कोई चीज रेडी होकर के मार्केट में बिक रहा है ना, वो सब तैयार कहेंगे, क्या कहेंगे, तैयार। इसमें एक तरह से कच्चे माल आ जाते हैं इसमें। यहाँ पर क्या है कि जो तैयार हो गए ना अंतिम रूप से, देखो अंतिम वस्तु ये होती है, किसी और बदलाव की जरूरत, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें कुछ बदलाव की जरूरत होता है। तैयार माल यह उत्पादन प्रक्रिया पूरी कर चुका माल होता है जो बाजार में बिक्री और अंतिम उपभोग के लिए बिल्कुल तैयार है। तैयार माल मतलब सामान एकदम पूरा रेडी है। पूंजीगत वस्तुएं ये अंतिम वस्तुएं जैसे मशीन, उपकरण होती है, अन्य वस्तुओं की उत्पादन में भी मदद करती है, परंतु स्वयं किसी और औद्योगिक परिवर्तन से जुड़ती नहीं है। तो पूंजीगत वस्तुएं कहेंगे कि कोई स्वयं में किसी और औद्योगिक परिवर्तन से नहीं जुड़ती। एक प्रकार के ये अंतिम वस्तुएं होते हैं जैसे मशीन और उपकरण होती है। इससे क्या होता है कि अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मदद मिलता है।
यह है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ है ना। तो 10 करोड़ 30 लाख क्या बताएंगे बाबू, 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट कौन सी है? तो क्या बोलेंगे, प्रशांत प्लेट। क्या बोलेंगे, प्रशांत। 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल है इसका, किसका, प्रशांत, प्रशांत प्लेट को। प्रशांत प्लेट यह पृथ्वी की सबसे बड़ी विवर्तनिक प्लेट है ना, विवर्तनिक प्लेट है जो पूरी तरह से महासागरीय क्रस्ट से बनी है, महासागरीय क्रस्ट से बनी है। इसका क्षेत्रफल 103 मिलियन वर्ग किलोमीटर भी बोल सकते हैं। इसी के किनारों पर रिंग ऑफ फायर स्थित है। क्या स्थित है बाबू, रिंग ऑफ फायर। याद रखिएगा, प्रशांत प्लेट के किनारों पर क्या है, रिंग ऑफ फायर स्थित है। दक्षिण अमेरिका प्लेट के बारे में क्या है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अटलांटिक महाद्वीप के एक बड़े हिस्से को कवर करती है। दक्षिण अमेरिकी प्लेट है तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और दक्षिण अटलांटिक महासागर बड़े हिस्से को कवर करती है। अफ्रीकी प्लेट क्या है, ये पूरी तरह से अफ्रीकी महाद्वीप और आसपास के महासागरीय बेसिन में शामिल होती है, लेकिन पूरे अफ्रीकी महाद्वीप। यहाँ यूरेशियन प्लेट क्या है, मुख्य रूप से यूरोप और एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर, देखो एशिया में, एशिया को भी ले लिया है, भारत को भी ले लिया है, लेकिन वो भारत में जो उपमहाद्वीप है ना उसको छोड़ दिया है, आके महाद्वीपीय भूभाग में शामिल है। कौन, यूरेशियन प्लेट। भारत को लिया है लेकिन उत्तरी भारत को, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय महाभारत को छोड़कर। चलो तो ये भारत में नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि यूरेशियन प्लेट जो है भारत के कवरेज नहीं करता, भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर बाकी एशिया को कवर करता है यूरेशियन प्लेट, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट के बीच के टक्कर से ही हिमालय का निर्माण हुआ है। प्रश्न कभी कभी पूछता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो कहेंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप और यूरेशियन प्लेट के बीच टक्कर से क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ है। यूरेशियन प्लेट भारत के सुदूर उत्तर में स्थित है और तिब्बती क्षेत्र इस प्लेट के अंतर्गत आता है। तो क्या समझ में आ रहा है, यूरेशियन जो प्लेट है वो भारत के अंदर नहीं है। यूरेशियन प्लेट और महाद्वीपीय है ना प्लेट, यानी कि भारत के जो भारतीय प्लेट है ना, दोनों के टकराने से क्या बनता है, बना है हिमालय बना है। क्या बना है, हिमालय बना है। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल जी क्या थे, राजस्व मंत्री थे, है ना। अकबर के शासन काल में टोडरमल जो था वो क्या था, राजस्व मंत्री था, है ना। टोडरमल क्या था, राजस्व मंत्री था। और कौन क्या था, थोड़ा सा देख लेते हैं। टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, है ना। टोडरमल क्या था बाबू, 9 रत्न में से एक था, जिसका मंत्रालय मिला था वित्त व राजस्व मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय दोनों मिला था। और यहाँ पर भूमि मापन और कर प्रणाली सुधार करते हुए प्रसिद्ध ये क्या किए थे, एक प्रसिद्ध दहशाला प्रणाली शुरू किया था, है ना। टोडरमल क्या किया था,
एक प्रसिद्ध दहशाला प्रणाली लाया था, है ना। और सुधार करते हुए भूमि मापन भी देखो, उधर अगर राजस्व मंत्री बोल दिया तो ठीक है, नहीं तो कहता कि अकबर के जो नवरत्न में से कौन थे जो भूमि मापन के कार्य कर रहे थे, है ना, या फिर कर प्रणाली को सुधार करने का जिम्मा मिला था, तो बताएंगे टोडरमल। उसके बाद है अब्दुल रहीम, इन्हें रहीम दास के नाम से भी जाना जाता है। ये अकबर के सेनापति और एक प्रसिद्ध कवि अनुवादक थे। ये सेनापति था, अब्दुल रहीम अकबर के क्या था, सेनापति था और कवि भी था और अनुवादक भी था। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में बदलते भी थे। इन्होंने 12 नाम बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। देखो, एक से दूसरे में अनुवाद किया ना। बाबरनामा जो पुस्तक है उसको फारसी में क्या किया, अनुवाद किया। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था, बोलो, बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर नामक कोई पुस्तक है ना, उसको फारसी भाषा में अनुवाद किया, वो अकबर रहीम ने किया था। अकबर का अब्दुल रहीम ने किया था और इन्हें रहीम दास भी बोला जा रहा है। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था कौन, तो कहेंगे अब्दुल रहीम। लेकिन बात है कि बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया है? बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा था। मुगल में संस्थापक जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर ने स्वयं लिखी थी, है ना। पूरा नाम है, बाबर का पूरा नाम है जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर। ये बाबर ने खुद लिखा था बाबरनामा। इसको फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल रहीम। कौन किया था? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम क्या थे? अकबर के सेनापति थे और अकबर के कवि थे और कहा जाए अनुवादक भी थे। और मुल्ला दो प्याजा, ये भी अकबर के नवरत्न में शामिल थे और अपनी तीव्र बुद्धि हाजिर जवाबी और सलाहकार भूमिका के लिए जाना जाता है। यानी ये सलाह लेते थे, मतलब सलाह लेते थे, ये चीज के लिए जाना जाता है मुल्ला दो प्याजा को। और वे तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति थे और नवरत्न में से एक ये भी थे, मुल्ला दो प्याजा। आगे तानसेन ये अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे, जिन्हें मियाँ की उपाधि दिया गया। क्या चीज का? तो तानसेन को मियाँ की उपाधि दिया गया। तानसेन को मियाँ की उपाधि दिया गया था। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे जिन्हें मियाँ की उपाधि दिया गया। किस चीज का? मियाँ की उपाधि दिया गया। किसको? तानसेन को मियाँ की उपाधि। ये शास्त्रीय संगीतकार और गायक थे, है ना। और मुल्ला दो प्याजा मतलब तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और हाजिर जवाबी सलाहकार भूमिका के लिए जाने जाते हैं। अब्दुल के बारे में टोडरमल पता चल गया। टोडरमल ने 10 साला प्रणाली लाया था, ये चीज को क्लियर हुआ। उसके बाद आगे है कि मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया? प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस खेल में प्रदर्शित किया, किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। क्या हो जाएगा? 1936। मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शनी के रूप में खो खो को किस ओलंपिक में प्रदर्शित किया गया था? तो खो खो को 1936 में जो हुआ था खो खो खेल, उसमें प्रदर्शित किया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1936 में जो ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। 1936 में ओलंपिक कहाँ हुआ था? बर्लिन में हुआ था। इस ओलंपिक में भारत के पारंपरिक खेल है खो खो और कबड्डी को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती के प्रयासों से एक प्रदर्शनी खेल के रूप में मुख्य रूप से स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था।
फिर से इस ओलंपिक यानी बर्लिन जो ओलंपिक हुआ 1936 में, भारत के पारंपरिक खेल खो खो और कबड्डी को हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HVPM अरावली के प्रयासों से एक प्रदर्शनी खेल के रूप में मुख्य स्टेडियम में प्रदर्शित किया गया था। 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक हुआ था 1932 में, यानी इसके पहले इस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन खो खो का प्रदर्शन यहाँ नहीं हुआ था। खो खो का प्रदर्शन कहाँ हुआ था? 1936 में हुआ था, बर्लिन ओलंपिक में हुआ था। हालांकि लॉस एंजल्स में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। 1908 बीजिंग और 1916 रियो, ये आधुनिक दौर के ओलंपिक है जिनमें खो खो के प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल नहीं किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, 1936 बर्लिन ओलंपिक में हुआ था। मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान, देखो एक अभियान का नाम है जिसका नाम है नए भारत के सपने अभियान। क्या नाम है? नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर होगा 2023 में। कब शुरू किया गया था? 2023 में। तो यहाँ पर देखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मेटा, फेसबुक की पेरेंट कंपनी के साथ मिलकर देश की युवा और भविष्य की तकनीक और डिजिटल कौशल के प्रेरित होने के लिए नए भारत के सपने अभियान शुरुआत किया गया था, है ना। नए भारत के सपने का शुरुआत किया गया था 2023 में। उसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा 1952 में विकसित निष्क्रिय मृत पोलियो टीका है? 1952 में विकसित मृत पोलियो टीका है, निष्क्रिय मृत पोलियो टीका है, कौन है? तो बताएंगे। हाँ, साल्क वैक्सीन। क्या नाम देंगे? साल्क वैक्सीन जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है कि मृत पोलियो टीका है। साल्क वैक्सीन निष्क्रिय पोलियो टीका है जो 1952 में क्या हुआ था? विकसित हुआ था। अगर इसके बारे में देखेंगे तो डॉक्टर जोनास साल्क ने 1952 में पहले सफल पोलियो टीके की खोज की। यह एक इनएक्टिवेटेड, क्या बोलेंगे? इनएक्टिवेटेड यानी कि एक्टिव नहीं है, निष्क्रिय या मृत वायरस पोलियो वैक्सीन है जिसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। नोट, अल्बर्ट साबिन ने बाद में ओरल पोलियो वैक्सीन यानी कि OPV खोजी। तो IPV किसने खोजा था? IPV किसने खोजा था? IPV यानी कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, क्या बोलेंगे? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस की खोज किसके द्वारा किया गया? साल्क वैक्सीन के द्वारा। साल्क वैक्सीन की खोज किया, यानी एक प्रकार का साल्क वैक्सीन है IPV। कौन किया? 52 में कौन किया? साल्क ने किया था। 1952 में कौन किया था? साल्क ने किया था, है ना। ठीक है। इमोवानेक्स, क्या बोलेंगे? इमोवानेक्स वैक्सीन, यह मंकी पॉक्स और चेचक की रोकथाम के लिए इस्तेमाल में की जाने वाले आधुनिक वैक्सीन है। नाम क्या है? इमोवानेक्स बोलेंगे। इमोवानेक्स जो है आधुनिक वैक्सीन है जो मंकी पॉक्स और चेचक की रोकथाम के इस्तेमाल में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। HDVC वैक्सीन का पूरा नाम है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबिज, है ना, रेबिज, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबिज वैक्सीन, HDCV इसका पूरा नाम बता दिए। और ये रेबीज के इलाज और बचाव के लिए उपयोग की जाती है ना। ये रेबीज के उपचार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। HDCV हम लिखते हैं, थोड़ा याद हो जाएगा। HDCV है ना।
अच्छा OPV, एक है IPV, है ना, OPV IPV, है ना। ओरल पोलियो वैक्सीन कौन खोज किया है? तो साबिन। ये कौन किया है? अल्बर्ट साबिन। इसको कौन खोज किया? अल्बर्ट साबिन। इसको कौन खोज किया? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस कौन खोज किया है? साल्क। और HDCV एक वैक्सीन है जिसके कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? रेबीज, है ना, रेबीज के इलाज के लिए किया जाता है। और टीए टैब, क्या बोलेंगे? टैब। टैब को टाइफाइड पैराटाइड पैराटाइफाइड ए जिसको कहता है, ए का मतलब होता है क्या? पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी, तो इसी को बोलते हैं। एक टाइफाइड ए टाइफाइड को टी से सूचित कर रहा है। टैब में कैसे लिख रहा है? टी फॉर टाइफाइड, फिर टाइफाइड ए, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी, तो हो गया टैब, है ना। बुखार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने वाली संयुक्त एक वैक्सीन है ना, टैब। यानी बुखार जब ये आता है तब पूरा बुखार आता है ना, पूरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको सुरक्षा के लिए ये वैक्सीन बनाया गया टैब। क्या बोलते हैं? टैब। यानी टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। यहाँ पर है भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार सीमांत कार्यकर्ता वह व्यक्ति है जो काम करता है। बाबू सीमांत कार्यकर्ता उसको कहते हैं एक वर्ष में 83 दिनों या 6 महीने से कम जो काम करता है उसको सीमांत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत। सीमांत कार्यकर्ता उसको कहते हैं जो एक वर्ष में 183 दिन, कितना दिन? 365 दिन होता है ना, लेकिन 6 महीने से कम या फिर 183 दिन कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? सीमांत कार्यकर्ता। और यदि इसको से अधिक करेगा तो उसको मुख्य कार्यकर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य कार्यकर्ता कहेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 183 दिनों से कम अगर 6 महीने में कोई कार्य करता है तो भारतीय जनगणना के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष का अधिकांश समय यानी कि 6 महीने या 183 दिन से कम रोजगार में लगा रहता है उसे सीमांत कार्यकर्ता कहते हैं। और इसे अगर ऊपर जाएगा तो उस व्यक्ति को हम कहेंगे अधिक समय तक कार्य करता है उसको क्या कहेंगे? मुख्य कार्यकर्ता कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य कार्यकर्ता कहेंगे। तो 183 दिन याद करेगा और साथ ही साथ क्या याद करना है? 6 महीने से कम। यहाँ पर है नुआखाई किस राज्य का उत्सव है? तो बोलेंगे नुआखाई किस राज्य का उत्सव है? तो उड़ीसा का उत्सव है नुआखाई। क्या बोलेंगे? नुआखाई, है ना, नुआखाई। तो नुआखाई कहाँ के उत्सव है? उड़ीसा का उत्सव है नुआखाई। अब नुआखाई का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं कि नुआखाई का मतलब क्या होता है। नुआखाई यानी कि नुआ का मतलब होता है नया, खाई का मतलब होता है खाना, है ना, नया खाना, है ना, नया खाना। यह त्योहार नई कटी हुई धान की फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है उड़ीसा में। जब फसल कट जाता है ना, धान की फसल स्पेशल, तो उस समय मनाया जाता है। पश्चिमी उड़ीसा का एक मुख्य कृषि उत्सव है। तो नुआखाई कैसा है? कृषि उत्सव है ना, कृषि उत्सव है। और जैसे ही धान की कटाई होता है उस समय नुआखाई उड़ीसा में एक पर्व नृत्य के रूप में मनाते हैं लोग, है ना, उत्सव मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं, त्योहार के रूप में। नुआखाई को त्योहार के रूप में मनाते हैं कहाँ? उड़ीसा में, जब धान की कटनी हो जाता है तब। यहाँ पर है नुआखाई का मतलब समझ में आ गया। मेघालय यहाँ एक प्रमुख मेघालय का त्योहार एक प्रमुख है वांगला। क्या है? वांगला, या इसको कहते हैं 100 ड्रम त्योहार। इसको वांगला को कहा जाता है 100 ड्रम त्योहार, जो मेघालय के गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। वांगला, गारो, इसमें भी ग आ रहा है उसमें भी ग आ रहा है ना। वांगला या गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। स्पेशलिस्ट, है ना, है स्पेशल किसके लिए है बाबू? ये वांगला स्पेशल जो त्योहार है गारो जनजाति के द्वारा कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में। और नुआखाई उड़ीसा में, है ना, फसल की कटाई के लिए, इसलिए कृषि उत्सव पर्व भी कहते हैं।
तमिलनाडु में यहाँ सबसे प्रसिद्ध फसल उत्सव पोंगल है ना, क्या है, पोंगल है। पोंगल है सबसे प्रसिद्ध उत्सव, ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है ना, पोंगल है। बिहार में यहाँ सबसे बड़ा लोक आस्था या पर्व महापर्व छठ पूजा है। साथ ही सामा चकेबा और बिहुला क्षेत्र भी उत्सव, साथ ही बिहुला भी क्षेत्रीय उत्सव है। तो सामा चकेबा भी पहले पढ़ा है, सामा चकेबा। यहाँ पर छठ पूजा ये सब क्या है, बिहार के एक उत्सव है ना। उत्सव मतलब पर्व है, त्योहार है। और मेघालय में देखे तो वांगला, उड़ीसा में नुआखाई, तमिलनाडु में पोंगल जो जनवरी में स्टार्ट होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है। अब पोंगल भी एक फसल त्योहार है, जैसे नुआखाई आए जाना है, नुआखाई जैसे फसल त्योहार 49 है नुआखाई। उसके बाद नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में समतल क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच का अनुपात साझा की जाती है। देखो क्या कहा है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दिया जाता है ना, तो उसमें ज्यादा योगदान केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकार का कम होता है। ज्यादा इसका होता है और इससे कम। इससे क्या होता है, ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। तो अब देखना है कि पहले क्या है, केंद्र सरकार का रेशियो बता रहा है ना। पहले देखते हैं केंद्र का है, तो ज्यादा है केंद्र का होता है। तो ये उल्टा हो गया है ना, ये उल्टा हो गया। जैसे ये ज्यादा, एक मिनट, ये ज्यादा हो गया तो ठीक है, केंद्र का ज्यादा होगा है ना, ये गलत हो जाएगा। राज्य का ज्यादा हो गया, इसमें भी गलत हो जाएगा। राज्य के क्या हो गया, ज्यादा। या तो ऑप्शन ये हो सकता है या तो ये तो थोड़ा सा बात समझ में आया। लेकिन ये जो अनुपात के साझा करता है वो 60:40 में, 60:40 में, यानी परसेंट का साझा है। 100% होगा ना जोड़ेंगे तो। यहाँ पर है 40-60-60:40। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत मैदानी या समतल क्षेत्रों में मकान निर्माण की लागत को केंद्र सरकार 60% से संबंधित, देखो केंद्र सरकार 60% मकान लागत में और राज्य सरकार 40% वहन करती है, तो हो जाता है 100%। आगे है 9:1, यह वित्तीय अनुपात उत्तर पूर्वी राज्यों, जो 90:1 का जो रेशियो दिखा रहा है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए लागू होता है, जहां केंद्र 90% वहन करता है और राज्य 10%। बाकी सामान्य केस में 60:40 का चलता है। लेकिन उत्तरी पूर्वी राज्यों में और इधर फिर ऊपर हिमालयी राज्यों में, जो हिमालय से लगे हुए राज्य हैं, इसलिए हिमालयी राज्य कहेंगे, तो वहां पर 91 का रेशियो चलता है। वहां केंद्र सरकार की योगदान भवनों में 90% होता है, राज्य सरकार का 10%, 91। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती उत्तर प्रदेश राज्य की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? कौन है लोक गायिका जो उत्तर प्रदेश की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लोक गायिका है ना। उत्तर प्रदेश पद्मश्री मिला है, क्या मिला है, पद्मश्री। तो अजिता श्रीवास्तव, क्या हो जाएगा, अजिता श्रीवास्तव कहाँ के हैं, तो कहेंगे कि यूपी के हैं। कहाँ के हैं, यूपी के। तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है अजिता श्रीवास्तव। क्या नाम देंगे, अजिता श्रीवास्तव। ये जिन्हें कजरी लोक गीतों को सजाने और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कजरी कहाँ चलता है, उत्तर प्रदेश में। कजरी कहाँ चलता है, उत्तर प्रदेश में। तो लोक सजाने और बढ़ावा देने के लिए 2022 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री दिया गया। कब दिया गया, 2022 में। कब दिया गया, 2022 में अजिता श्रीवास्तव को दिया गया, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इला अरुण, ये राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक और
पॉप गायिका और अभिनेत्री है जिन्हें विशिष्ट राजस्थानी शैली के गीतों के लिए जाना जाता है। इला अरुण को राजस्थान से संबंधित व्यक्ति है और ये भी एक गायक है और लोक प्रसिद्ध ये विशिष्ट राजस्थानी शैली के लिए जाने जाते हैं। इला अरुण, क्या बोलेंगे? इला अरुण को, हाँ इला अरुण को। आगे गुरमीत बावरिया, गुरमीत गुरमीत बावरिया, ये पंजाब के प्रसिद्ध लंबी हेक वाली लोक गायिका है ना, ये भी लोक गायिका है। मरणोपरांत 22 में दिया गया पद्म भूषण दिया गया था। तो गुरमीत बावरी को दिया गया था 2022 में। हालांकि 2022 में अजिता श्रीवास्तव को भी दिया गया था पद्मश्री, यहाँ पद्मश्री दिया गया था, लेकिन गुरमीत को दिया गया क्या? पद्म भूषण। क्या दिया गया? पद्म भूषण, लेकिन मरणोपरांत दिया गया था, है ना, मरने के बाद। आगे है तीजन बाई, ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी लोक नृत्य नाट्य विद्या की कलाकार है जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों सर्वोच्च नागरिक दिया गया। यानी कि तीजन बाई को पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तीनों मिला है तीजन भाई को। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पंडवानी लोक नृत्य और विद्या शैली के कलाकार हैं, है ना। पंडवानी कहाँ से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से। ऐसे करके प्रश्न को बनाएंगे, बहुत सारे प्रश्न इसमें दिख रहे हैं। गुरमीत को दिया गया 2022 में मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद आगे है तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य, तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य शिलापदिकाराम, क्या बोलेंगे? शिलापदिकाराम, रत्न पायल भी कहते हैं, 15वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? ये शिलापदिकाराम रत्न पायल 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया? 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी में इंग्लो, क्या बोलेंगे? इलंगो आदिगल, क्या बोलेंगे? इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया। थोड़ा सा अपने आप में नाम विचित्र जैसा लग रहा है, मतलब बहुत बड़ा नाम है। शिलापदिकारम, क्या बोलेंगे? शिलापदिकारम ये महाकाव्य है ना, तमिल भाषा का सबसे पहला महाकाव्य है। याद रखेगा, तमिल भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन लिखा था? ये लिखा गया था 5वीं से 6वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? तो कहेंगे इंगोल, क्या बोलेंगे? इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल, इलंगो आदिगल। किसके द्वारा लिखा गया? इलंगो आदिगल के द्वारा लिखा गया। अब देखो दिकाराम है ना, दिकाराम, तो दी जैसा लग रहा है ना, आदिगल है ना, आदिगल, आदिगल याद करेंगे, आदिगल और पदिका, शिलापदिका राम। उसके बाद यहाँ पर है कोलकापियार, जो अतिरिक्त ऑप्शन है तोलकापियार, क्या बोलेंगे? तोलकापियार, जिन्होंने द्वितीय संगम काल के दौरान तोलकापियम की रचना की। अभी तोलकापियार नाम से रिलेटेड है, तोलकापियम की रचना की, जो तमिल व्याकरण और महाकाव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। सबसे प्राचीन, अगर काव्य शास्त्र कहेगा तो आंसर होगा, काव्य शास्त्र कहेगा तो आंसर क्या होगा? तोलकापियर कहेंगे, क्योंकि ये भी प्राचीन है। भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ है। और महाकाव्य के नाम क्या है? महाकाव्य जो था इसका नाम था शिलापदिकाराम, क्या बोलेंगे? शिलापदिकाराम। यहाँ पर है शीतलाई सतनार, ये भी तमिल साहित्य के दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा है। मणि में कलय, क्या बोलेंगे? मणि में कलय। शीतलाई जो है दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य। पहले प्रसिद्ध महाकाव्य शिलापदिकाराम और दूसरे प्रसिद्ध महाकाव्य है
मणि के मणि में कलय क्या बोलेंगे, मणि में कलय की रचना की है। उसके बाद आगे है तिरुमूलीसई अलवर, तिरुमुसलई तिरुमूलीसई ये भक्ति आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत के 12 वैष्णव अलवर संतों में से एक थे जिन्होंने तमिल में भक्ति पदों का रचना किया। इसका मतलब है कि जितना भी नाम बता रहे ये सब जो है केशव एक प्रकार के प्रसिद्ध रचनाकार है, लेकिन तमिल भाषा के, है ना, इसलिए नाम भी उसी तरह से। तो बाकी अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।